हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में स्टार्टिंग करेंगे। साथ में आपको ये पता होना चाहिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट डेंसिटी, जिसे हिंदी में धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, साथ में मोबिलिटी के साथ में जो करंट फ्लो होती है उसमें होल्स और कोटर का, जो होल्स को हिंदी में कोटर कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होता है और कैसे ये करंट फ्लो करने में हमारे हेल्प करते हैं, ये छोटा सा डेरिवेशन भी करेंगे। साथ में रेजिस्टिविटी का सिर्फ डेरिवेशन करेंगे और इसके एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। अगर अभी तक आपने करंट के 4 वीडियोस जो अपलोड हो चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो आप चुल्लू पर पानी लीजिए और उसे पी लीजिए है ना। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले करंट डेंसिटी। तो आप अपनी कॉपी में प्यारी सी हेडिंग लगाइए, करंट डेंसिटी का। तो करंट डेंसिटी कैसे काम करता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। तो आप अभी तक मेटल या कंडक्टर में जैसे करंट फ्लो होती है उसके बारे में समझ चुके हैं, और अब हमें समझना है कि अगर हम एक छोटे से मेटल के सरफेस को या मेटल को या हमारे घरों में जो तार होते हैं उनको अपने अध्ययन के लिए लेकर के आए तो हम सोच सकते हैं कि वो कैसे काम करते होंगे। दूसरी बात ये है कि सर करंट डेंसिटी एक्चुअल में क्या है। तो हम ये कह सकते हैं पर यूनिट एरिया में जितनी करंट फ्लो हो रही होगी उसे हम कहेंगे करंट डेंसिटी। कहेंगे सर ये तो डिफिनेशन हो गई, मतलब क्या है सर, मतलब बताइए, मतलब, है ना। तो मतलब ये समझिए कि आपके पास में एक 5 लीटर की एक बाल्टी है। ठीक है, 5 लीटर की बाल्टी है, उसमें आपने 10 लीटर पानी भर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? कहेंगे नहीं। 5 लीटर भर दिया, ऐसा पॉसिबल? यस। तो एक लीटर जो आपने पानी उस बाल्टी के अंदर डाला है वो कितने वॉल्यूम में आएगा? कहेंगे सर 1 लीटर 1 वॉल्यूम में आएगा। वैसे ही अगर आपने कोई एक सरफेस ली है, जैसे आप एक सिलेंडर की बात कर लेते हैं। एक सिलेंडर का एरिया 10 है, एक सिलेंडर का एरिया 10 है और दूसरे सिलेंडर का एरिया 20 है। कौन बड़ा है आप समझ सकते होंगे। 2 सिलेंडर है हमारे पास, एक ये सिलेंडर, ये भी सिलेंडर टाइप का दिखता है। तो इस सिलेंडर का एरिया 10 है। एक दूसरा सिलेंडर लिया इतना बड़ा, उसका एरिया 20 है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, किससे ज़्यादा करंट फ्लो हो सकती है, इससे या इससे? कहेंगे सर इससे। किससे ज़्यादा वाटर का फॉल हो सकता है? इससे। तो हम ये कह सकते हैं कि पर यूनिट एरिया पर जितनी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होगी, किसी कंडक्टर से जितनी करंट पर यूनिट एरिया से फ्लो होगी उसे हम उसका क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी कहेंगे। क्लियर हो गया। तो करंट डेंसिटी कैसे काम करती है ये हम लोग थोड़ा सा स्पेशल तरीके से समझते हैं, क्योंकि एक स्पेशल तरीका होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में हर चीज़ का एक स्पेशल तरीका होना भी ज़रूरी है। जैसे आप सभी के पास में एक स्पेशल तरीका है, आपकी लाइफ में स्पेशल लोग हैं, वैसे ही करंट के पास में एक स्पेशल क्वालिटी है जिसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है ना। तो हमारे पास ये एक क्या है, ये एक ट्यूब है। ट्यूब नहीं, इसे हम ले सकते हैं कि ये कंडक्टर है। ये एक कंडक्टर है और इसका एरिया सर इतना है, अभी ये इसका एरिया है। और एरिया के लिए मैं पता है एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, बचपन में पढ़ा होगा आई थिंक, अब तो आप बहुत बड़े हो चुके हैं। तो ये इसकी रेडियस हो गई, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है, इतनी रेडियस है। और ये टोटल इसका डायमीटर हो जाएगा, टोटल इसका डायमीटर सर हो जाएगा, ये वाला टोटल इसका डायमीटर हो जाएगा। अगर हम इसके डायमीटर के साथ फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये ए इज इक्वल टू हो जाएगा π/4 और डी स्क्वायर। इफ d इज इक्वल टू 2r। ठीक है ना, ये तो होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब सपोज करिए कि इस एरिया से कोई करंट फ्लो हो रही है, तो हमने कहा ठीक है फ्लो होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है।
तो अगर करंट फ्लो हो रही है इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल इधर से इधर जा रही है, क्योंकि करंट इधर फ्लो हो रही है। तो आई का फ्लो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में है, ये तो आपको पता है। अब हमने कहा सर अगर ऐसा है तो ज़रूरी है करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया पर ही होती है, पर यूनिट वॉल्यूम पे भी तो हो सकती है, पर यूनिट वॉल्यूम पे भी तो हो सकती है। हमने कहा बिल्कुल हो सकती है भाई, क्या दिक्कत है, वेरी गुड क्वेश्चन। बट वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर से फ्लो होगी, है ना। बट जैसे ही हमने सोचा कि इस वाले सरफेस को हम ऐसे काट लें, इस टाइप से, जो क्रॉस सेक्शन हमने बनाया ये कुछ क्रॉस सेक्शन इस टाइप से काट लें, तो अगर इस क्रॉस सेक्शन से, इस वाले क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट जाएगी और इस क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट जाएगी, और ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन हमने ऐसे कर दिया, मीन्स इस वाले पॉइंट से ऐसे कर दिया, इस वाले क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट जाएगी, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा इसके एरिया वेक्टर पर। जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे काम करता है। ये मेरा छोटा सा गुटखा है, इसमें पान मसाला गुटखा जो है, इसमें देखो चूना लगा हुआ है, इस पर कत्था लगा दी, चूना लगा दी, वो खा जाइए, ठीक है। ये हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर हम इस ट्यूब में एरिया वेक्टर बनाएंगे तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे करके होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए। अगर कुछ ये ऐसा होगा तो यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और करंट की भी डायरेक्शन इधर होगी। तो ये जो हमारा एरिया वेक्टर डी ए है और जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन है, दोनों कैसे एंगल पर है, सेम एंगल पर है। पर यहाँ पर देखिए ये इस डायरेक्शन में है और करंट सर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल है कोई, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आ जाइए तो ये तो डायरेक्शन माशाअल्लाह है, इस डायरेक्शन में जो हमारा डी ए है वो ऊपर की तरफ है और करंट सर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 है। किस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन ऐसी है, या ये कह सकते हैं ऐसी कौन सी, इन तीनों में ऐसी कौन सी कंडीशन हमारे लिए बेहतरीन हो सकती है, फेवरेबल हो सकती है। तो हमारे लिए कंडीशन फेवरेबल है ये वाली। क्या ये वाली कंडीशन से हम ये वाली कंडीशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डी ए दिया हुआ है, ये हमारी आई दी हुई है। और डी ए और आई अगर एक डायरेक्शन में होंगे तो हम इजीली फ्लो कर सकते हैं, किसी पाइप में करंट का फ्लो इजीली हो सकता है, करंट का फ्लो इजीली हो सकता है। अब इसको आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको ऐसे समझिए, एक पाइप हमारे पास दिया हुआ है इस टाइप में, पाइप में फ्लो ऐसे हो रहा है, हमने इसमें ऐसे एक छन्ना लगा दिया है, छन्ना, छन्ना तो समझते हैं ना, छन्नी, वही दूध छानने वाली। तो कहेंगे सर आप खिसक गए हैं क्या? नहीं, छन्ने से भी दूध छाना जाता है। जब आप दूध वाले से दूध लेते हैं ना तो छन्ने का इस्तेमाल करते हैं मेरे लाल। तो ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और छन्ने का इस्तेमाल कुछ महान लोग चाय छानने में करते हैं, है ना, और कुछ महान लोग कॉफ़ी भी छान लेते हैं, कुछ लोग तो और भी कुछ छान लेते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है। हमने यहाँ पे एक छन्ना लगा दिया, इस छन्ने से मैक्सिमम करंट पास होगी, ठीक है। हमने इस छन्ने को घुमाना स्टार्ट कर दिया, कम कम कम, और ऐसे कर दिया तो करंट आके इसमें लड़ेगी और साइड से निकल जाएगी, तो इस छन्ने से जाएगी नहीं। मीन्स मैक्सिमम एरिया के लिए हमें ऐसे रखना पड़ेगा इसको, छन्ने को, मैक्सिमम एरिया से करंट जाए इसलिए हम इसे ऐसे रखेंगे इस टाइप से। तो यहाँ से सारी करंट इससे निकल जाएगी आराम से। और अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो इससे करंट जाएगी नहीं, ऊपर से निकल जाएगी, साइड से निकल जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम अगर डेंसिटी चाहिए तो हमें एरिया कैसा रखना पड़ेगा, हमें एरिया कैसा रखना पड़ेगा इसका, परपेंडिकुलर द करंट। बट करंट की डायरेक्शन के साथ में कैसा एंगल है, थीटा का एंगल होना चाहिए 0। तो यहाँ से जो हमारा आई एक्चुअल में करंट बनाएगा वो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या बताइए, जे एंड डी ए। आप कहेंगे सर डी ए के साथ में होल सरफेस लगा दीजिए, या कुछ बुक्स में इसकी जगह पर ये लिखा हुआ है जे इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए, ऐसे लिखा हुआ है। और कुछ और अच्छी सी बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। अब इस ए की जगह पर सॉरी डी ए लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी शक्तिमान, डी ए, ये हमारा हो गया आई इज इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना, इतना क्लियर है। सर जे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जे है वो हमारा है करंट डेंसिटी, यहाँ पर क्या है, करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व है। तो सर धारा घनत्व के 3 मान हो सकते हैं, 3 वैल्यूज़ जो एग्जिस्ट करेंगी।
थीटा की 3 वैल्यू के लिए, मतलब थीटा की तो बहुत सारी वैल्यू होंगी, हमने एक मैक्सिमम ले लिया, एक मिनिमम ले लिया और एक ज़ीरो ले लिया, 0, 90 एंड 180। ज़ीरो के लिए कितना हो जाएगा, ज़ीरो के लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो के लिए थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, देन आई इज इक्वल टू जे इंटू ए, थीटा इज इक्वल टू 90, आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर हम किसी भी कंडक्टर में कुछ इस हिसाब से सेटिंग करें कि यहाँ पर जो ये सेटिंग दी हुई है इसका एंगल 90 हो जाए, जो हमने सरफेस से जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया है उस क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो ही नहीं होगी, उसके लिए हमें करंट डेंसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ज़ीरो हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसे ज़ीरो ही कह देंगे तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जे हमारा क्या है, करंट डेंसिटी है। इस करंट डेंसिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। अब आपको जान के बहुत ही हार्दिक खुशी होने वाली है सर, हार्दिक खुशी ये होने वाली है कि सर करंट तो स्केलर क्वांटिटी है बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कुछ समझ में आया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स लॉ को फॉलो कर रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना, तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी सर है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्टार लगा के लिख लीजिए। ठीक है, और इसके साथ में एक स्टार और लगाइए कि जो हमारा करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसके साथ में इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। सर डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन होता है ए, एम्पियर का ए हो गया, और एल माइनस टू, यहाँ पर लिख लीजिए M0 L2 T0 A, ऐसे भी ये लिखा जा सकता है। ये आपकी है डायमेंशन, ये आपकी है डायमेंशन। ठीक है ना, ये आपका है यूनिट। ठीक है, अब है एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है हम लोग को, तो मान लीजिए ये हमारे पास छोटा सा पाइप दिया हुआ है और इस पाइप की रेडियस यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर इसका एरिया है A2, यहाँ पर इसका एरिया है A2, यहाँ पर इसका एरिया है A1 और यहाँ पर इसका एरिया है A2। ठीक है, आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि A2 इज़ लार्जर देन A1। ठीक है ना, अब हम इसकी वैल्यू भी कंसिडर करेंगे साथ में। तुमने मान लिया A1 इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर और A2 इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जितनी करंट यहाँ से आएगी उतनी करंट यहाँ से जाएगी, इतना तो हमें समझ में आता है। ठीक है ना, तो हमने मान लिया I1 इज इक्वल टू I2, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है कितनी, ले लो बताओ, हमने ले लिया 1000 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी J1 और यहाँ पर डेंसिटी होगी J2, इसके बीच में एक रिलेशन निकालना है। ठीक है ना, इसके बीच में रिलेशन निकालना है। ये कंडीशन ऐसे दी हुई है, ये मैंने आपको न्यूमेरिकली बताया है, कंडीशन ये दिया हुआ है और इसके हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A, देयरफॉर J1 इज इक्वल टू I1 अपॉन A1, हियर I1 इज इक्वल टू J1 A1, सिमिलरली A2 इज इक्वल टू J2 A2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि दोनों की वैल्यू इक्वल दी है ना। I1 हमें पता है, I2 भी हमें पता है, J1 हमें नहीं पता है, A1 हमें पता है, A2 पता है। तो हम क्या इस वाली वैल्यू से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू रख लेते हैं, I1 इज इक्वल टू दिया है 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर J1 हमें नहीं पता है, इंटू A1 में पता है हमें 10 है, तो ये इससे कटेगा तो कितना बचेगा, J1 इज इक्वल टू आ जाएगा 100 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ही तो होएगा ना, 100 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही J2 निकाल लेते हैं, I2 कितना दिया 1000 इज इक्वल टू J2 इंटू A2 कितना दिया है 100, तो ये इससे कटेगा 2, J2 कितना आ गया 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बताइए कौन ज़्यादा है कौन कम है, इस वाले पार्ट पर J1 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं J1 ग्रेटर देन J2। अगर A2
ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी होगी वहाँ पर कम होगी। तो हम ये सिंपल तरीके से कह सकते हैं, जहाँ पर एरिया कम है, जहाँ पर एरिया कम है, देखो यहाँ पर एरिया कम है इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है इसलिए करंट डेंसिटी कम है, ठीक है। नहीं देखो G2 पे तटन है कि नहीं है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें समझाना था आपको कि अगर इस सिचुएशन में ऐसा कुछ आएगा तो ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पर सोचिए, ये हमारा हो जाएगा A2 बाई A1 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा J1 हमारे पास ज़्यादा आया है तो ये हो जाएगा हमारा कितना, J1 अपॉन J2 इज ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू भी आपसे ऐसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। आपको ये भी तरीके याद होने चाहिए। अगर आपको अब ये करंट डेंसिटी का टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया है, अगर ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया है तो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे टॉपिक के पास में। वो टॉपिक होगा कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर दिया हुआ है, उस कंडक्टर में अभी तक आप लोगों को पता चला है कि एक कंडक्टर में फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं निगेटिव पर। आपको अब जान के थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा गम भी हो सकता है, ठीक है। गम और खुशी ये हो सकता है कि उस चार्ज पार्टिकल के अंदर जो हमने कंडक्टर लिया है, उस कंडक्टर के अंदर दो टाइप के फ्री पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं होल्स। जिन्हें हम हिंदी में कोटर कहते हैं, कोटर्स कहते हैं। और दोनों ही करंट बनाते हैं, ठीक है। और दोनों ही करंट बनाते हैं। अगर दोनों ही करंट बनाते हैं तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी सर, पहली बात तो ये बताना है हमको, ठीक है। और साथ में उनकी मोबिलिटी कितनी होगी ये बताना है। दोनों चीज़ों को साथ में समझना है एक एक करके, बहुत ही मन लगा के। तो हमारे पास एक, फिर मैं वैसे ही पीस बनाता हूँ, ये हमारे पास एक मेटल है या कंडक्टर है। इस कंडक्टर में समझिए होल्स कैसे क्रिएट होते समझ लीजिए एक बार ध्यान से। अभी हमारे पास एक न्यूट्रल एटम दिया हुआ है। इस न्यूट्रल एटम के चारों तरफ आउटर सेल में हमने ले लिया, ये हमारे पास कोई भी एक मेटल है, हमने सोडियम ले लिया, ठीक है ना। सोडियम ले लीजिए या फिर आप आयरन ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। हमने एक कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर के बीच में न्यूक्लियस है, इसके आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ पर हो गए 2, और ये हो गया हमारा सोडियम का एटम कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर हो गया एक। जैसे ही हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी या पोटेंशियल दिया, वैसे ही क्या होता है, ये अपनी जगह से मीन्स इस पर फोर्स लगता है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ठीक है। ये इसने इस पर ताकत लगाई, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे बाहर निकल के आ गया। जैसे बाहर निकल के आया इधर चलने लगा, यहाँ पर एक वैकेंट सीट बच गई, ये खाली खोखला बच गया, ठीक है ना। इस खाली खोखले को हम क्या कहते हैं, जो होल बच गया ना, इसी होल को हम कहते हैं कोटर, ठीक है। ये हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो बहुत डीपली समझेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, जब हम किसी भी मेटल पर या किसी भी कंडक्टर पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन का खाली सीट बचता है, वैकेंट सीट बचता है, उस वैकेंट सीट को हम होल कहते हैं। होल किसे कहते हैं, जब हम किसी भी मेटल पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। जिस स्पेस से, जिस जगह से, जिस प्लेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस प्लेस को, उस वैकेंट सीट को हम होल्स कहते हैं, ठीक है। होल्स भी लगातार मूव करते रहते हैं, बट उनकी कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है ना, कंडीशन अलग अलग होती है। हमें ऐसा लगता है कि होल्स मूव करते हैं, पर एक्चुअल में ऐसी प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है ना। होल्स में लगातार इलेक्ट्रॉन गिरते रहते हैं और नए होल्स बनते रहते हैं, जिससे हमें करंट मिलती है, ठीक है ना। ये क्लियर सी बात है। इतना हो गया, ये आप समझ गए होंगे। हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ये हमने एक बैटरी लगा दी इसमें, है ना। ये हमने इस पर एक बैटरी लगा दी, इसके पास ये वेरिएबल का सिंबल होता है, हमने वेरिएबल पोटेंशियल लगा दिया। वेरिएबल नहीं सिंपल रखी जाएगी, वेरिएबल नहीं लगाते हैं, सिंपल लगाते हैं,
ये हो गया हमारा सिंपल, ठीक है। हमने ये वी लगा दिया पोटेंशियल एक, और इसकी वजह से यहाँ पर प्लस बन गया और यहाँ पर बन गया माइनस सर, ठीक है। यहाँ पर सर फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और होल्स भी हैं, ठीक है, होल्स भी हैं, दोनों हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो होल प्लस होता है, तो होल हो गया प्लस। इलेक्ट्रॉन की कंपेरिजन में होल कम बनते हैं, ठीक है, कम बनते हैं, बट कैसे कंडीशंस होती है उसमें, बट बेसिकली जो सिंपल कंडक्टर होता है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें होल्स होते हैं, ठीक है, भी याद रखिए। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और ये भी हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, यहाँ पर एक होल बना दीजिए, बस ये हो गया इतना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, Ne है, और नंबर ऑफ होल यहाँ पर कितने हैं, NH है, ठीक है, NH है। यहाँ पर प्लस लगाया गया है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये वाले होल्स इधर जाएंगे, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस इसे अट्रैक्ट कर रहा है, इतना क्लियर है। जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर दो करंट्स बनेंगी, एक करंट जो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनने वाली डायरेक्शन इधर है, तो इसको हम लेंगे IE। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर एक करंट डेवलप होगी जिसे हम IE कहेंगे, ठीक है। वैसे तो हमें पता है I = NeAVD होता है, बट यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, इसलिए IE हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन के लिए। सर होल्स भी बना रही है, तो देखो होल क्या है, प्लस है कि नहीं है, ये इधर जा रहा है, ये वाली करंट भी इधर जा रही है, तो होल्स की डायरेक्शन भी किधर होगी, होल्स की डायरेक्शन भी किधर होगी, करंट बनाने की इस डायरेक्शन में होगी, तो ये इधर बना रहा है होल्स, तो इसके लिए ले लिया हमने, इसके लिए हमने ले लिया IH, ले लिया करंट IH। तो इस कंडक्टर के अंदर टोटल करंट कितनी हो गई, तो इस कंडक्टर के अंदर टोटल करंट I = हो गई IE प्लस का IH हो गई। हम जानते हैं सर I = NeAVD, यहाँ पर VD क्या है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो सर इनके पास भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, बिल्कुल होगी। तो इस वाले पार्टिकल के पास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो होगी VH, इसके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो होगी VH, ठीक है, सॉरी VE है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, ठीक है ना। होल्स इधर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस है, ये वाला माइनस है, माइनस से खींच रहा है इसलिए माइनस के पास जाएंगे, ये हमारा इतना हो गया। तो I = दिस, और ये वाले फॉर्मूले में IE कितना हो जाएगा, NeAVE, E ये वाला हो गया, एरिया तो इसका इतना ही है, VD की जगह पर VE हो जाएगा। IH कितना हो जाएगा, IH हो जाएगा आपका NHEAVH, दोनों वैल्यू यहाँ पे सेट कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा कितना, कुछ कॉमन हो रहा है दोनों में, अभी लिखते हैं है ना, फिर ये हो जाएगा कितना, Ne यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू AVE प्लस का NHEAVH, ठीक है। E देखो कॉमन हो रहा है, A कॉमन हो रहा है, तो हमने कॉमन किया A ब्रैकेट में आया NE इंटू VE प्लस का NH इंटू VH = I। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 का हमें इस्तेमाल करना है, अभी इस इक्वेशन 1 का हमें करना है इस्तेमाल। ये हमारा इतना हो गया सर, कहेंगे ठीक है, ये वाली हटा देते वैल्यू, तो आप समझ गए होंगे ना कितना क्या हुआ। ओके, इतना हो गया सर। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है, हम जानते हैं सर करंट डेंसिटी J = होता है I/A, होता है कि नहीं होता है, कहेंगे सर बिल्कुल होता है, होता है। बट एक फेनोमेना है जो अभी आपने डीपली नहीं पढ़ा है, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे कहते हैं, अभी आपने ये नहीं पढ़ा है, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट इसकी थोड़ी सी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा समझने में भी आसानी रहेगी और एक्सप्लेनेशन भी ईजी रहेगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं किसी भी पार्टिकुलर मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, या फिर रेजिस्टिविटी होती है, वो क्या होती है, रो से हम उसे डिनोट करते हैं, और वो फॉर्मूला होता है J/E।
जे अपॉन ई। जे क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट डेंसिटी। ई होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है, ठीक है ना। तो अगर ये जे होता है ना, ये होता है फॉर्मूला जे इज इक्वल टू आई बाई ई। हाँ ठीक है, ओके। तो हमारे पास में जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई थिंक ये नहीं होता है, मैंने उल्टा फॉर्मूला लिख दिया, देखो ई बाई जे होता है, सॉरी ई बाई जे, ठीक है ना, ई बाई जे। देयरफॉर जे इज इक्वल टू ई बाई रो हो जाएगा यहाँ से। और देखो इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो यहाँ से जे इज इक्वल टू कितना आ रहा है, आई अपॉन ए इज इक्वल टू ई अपॉन रो। ये आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इस वाले फॉर्मूले को देखो, आई इज इक्वल टू आई, यहाँ पर ए दिया है, इसके ए को इसके नीचे ले आओ, आई बाई ए इज इक्वल टू एन, सॉरी एन लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखो ई, ई ब्रैकेट में लगाओ, यहाँ पर क्या है एन ई वी ई प्लस का एन एच वी एच, इतना है। इसकी जगह पर क्या है, ये वाला ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ई अपॉन रो इज इक्वल टू ई एन ई वी ई प्लस का एन एच वी एच, ठीक है। 1 बाई रो इज इक्वल टू ई, कितना हो जाएगा, एन ई वी ई अपॉन ई, कुछ वैल्यू भी याद आएगी आपको, एन एच इंटू वी एच अपॉन ई। मोबिलिटी का फॉर्मूला याद आया कि नहीं, मोबिलिटी का फॉर्मूला आप लोग को याद आया होगा, मोबिलिटी का फॉर्मूला। तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू मोबिलिटी वी अपॉन ई, ये था कि नहीं था, ये क्या था, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो 1 बाई रो इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एन ई इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस का एन एच इंटू मोबिलिटी ऑफ होल्स। क्या ये फॉर्मूला हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या ये फॉर्मूला हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो 1 बाई रो क्या है, 1 बाई रो है रेजिस्टिविटी, 1 बाई रो है रेजिस्टिविटी। तो 1 बाई रो को हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी के फॉर्म में, कंडक्टिविटी के फॉर्म में। सर कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है सर, रेजिस्टिविटी एक टाइप का मटेरियल के अंदर प्रेजेंट और टेम्परेचर से इफेक्टेड एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी। जैसे रेजिस्टेंस होता है, रुकावट क्रिएट करती है, वैसे ही ये भी। बट कंडक्टिविटी क्या करती है, कंडक्टिविटी किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को या फ्री पार्टिकल्स को करंट फ्लो करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये सभी के बारे में लोग नेक्स्ट वीडियो में डीपली समझेंगे और जानेंगे भी। फिर भी आप ये समझ लीजिए कि ये इतनी चीज़ें आती है ना। तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है। यहाँ पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो रो इज़, यहाँ लिख लो, रो इज़ रेजिस्टिविटी मीन्स इसे क्या कहेंगे हिंदी में, विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी वीटी, ये हमारा हो गया रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। ये इतना हो गया। बट यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, ये आपको तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया, इस फॉर्मूले की भी ज़रूरत थी आपको, ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। बस यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स में किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये बताइए। तो मोबिलिटी ऑफ होल्स में से मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। उसी एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आ जाएगा, उसी एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या एग्जांपल है, सपोज करिए कि आपकी क्लास में, ठीक है, आपकी क्लास में 2 लोग पढ़ते हैं, 4 लोग पढ़ते हैं, 10 लोग, बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और एक ऐसा बच्चा है जो बहुत मोटा है और एक ऐसा बहुत छोटा बच्चा है जो बहुत पतला है। तो कौन तेज भाग सकता है, कहेंगे सर क्या बता रहे हैं। अच्छा मैं बहुत ही बड़े से एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये जो है, अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ ना मैं, ये जो है ड्राइंग का कलाकार, ठीक है ना, ये है हिमांशी, ठीक है, ये है हिमांशी। और आजकल
ये है रियल, ठीक है ना। रियल थोड़ी मोटी बन गई है ना। ये है रियल, ठीक है, हाँ रियल, ठीक है ना। ये क्या है, रियल, ठीक है। तो इनका वेट जो है, हिमांशी का वेट है 30 kg और इनका वेट है 40 kg, और दोनों को एक रेस में दौड़ाया जाता है, ठीक है, 1 किलोमीटर की रेस में। और उस 1 किलोमीटर की रेस को पहले कौन कवर कर सकता है, सोचिए। अब इसी को ऐसे सोच लीजिए कि इनका वेट 60 kg है और इनका वेट 140 kg है। 140 किलो, बहुत मोटे, मतलब इतना मोटा है ना, इतना मोटा, और ये इतनी पतली, समझ रहे हो। तो कौन जीत सकता है, कहेंगे सर ये जीतेंगी, ऐसा है, कहेंगे सर बिल्कुल है। इन्हीं की जगह पर एक तीसरा बंदा हो, ठीक है, ये, ठीक है ना, ये हो, इनका नाम भी रख लो, श्वेता ही सपोज कर लो, ठीक है ना। और इसका वेट जो है 200 kg, 200 kg। अब बताओ इन तीनों में कौन जीतेगा। रेस हो रही भागने का, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। और एक और भी है, एक लोग और भी हैं, और उसका वेट मान लो, उसको तो ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना। ये पांडा है, कुंग-फू पांडा, 500 kg का, 500 kg का है। अब बताओ कौन जीतेगा। तो कहेंगे सर ये जीतेंगी, ये भी जीत सकती है और ये भी जीतती है, इसकी कंपैरिजन में ये जीत सकती है, इसके कंपैरिजन में ये जीत सकती है, इसके कंपैरिजन में ये जीत सकती है ना, ऐसा कि नहीं है। तो इतना एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि आप ये मान लो कि अगर जिस पार्टिकल का वेट कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू होल का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और कितना होता है, तो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। सर होल्स का जो मास होता है, होल का होता है 1.67 10⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 10⁻31 kg। तो आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसलिए इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी मोबिलिटी कम होगी। तो श्वेता, रियल और मानशी और भी जो बच्चा है मैंने लिया है, जो कुंग फू पांडा लिया है, ठीक है। इस कुंग फू पांडा में जो कंपैरिजन करने पे समझ में आपको ये आया होगा, मैंने डेली लाइफ का एग्जांपल इसलिए दिया कि आपको समझ में आ जाए। तो घर के बाहर अगर आप निकलिए और देखिए कोई पतला आदमी जा रहा है तो उसकी हंसी और मजाक मत उड़ाइए, ठीक है। तो ये आपका ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है करंट डेंसिटी का, और इसका छोटा सा ये न्यूमेरिकल दिया हुआ, ये भी डेरिवेशन दिया हुआ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रजिस्टिविटी के साथ में रजिस्टिविटी का एक टॉपिक, मीन्स एक पॉइंट उठा के उसे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस टॉपिक को सही से नोट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, और लगातार पढ़ते रहना है। पढ़ाई ज़रूरी है आप सभी के लिए, और उसके साथ में एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।